नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और आज सबसे पहले भारत की कामयाबी का जिक्र करेंगे। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कारनामा किया, सबसे पहले इससे जुड़ी खबर। अंतरिक्ष के लिहाज से आज भारत महाशक्ति बन चुका है और आज चौथा देश बनकर उभरा है जो इस ताकत को रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर भारत को पेश किया। पीएम मोदी ने बताया कि कुछ ही समय पहले भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की। भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर दर्ज करा दिया। दुनिया के 3 ही देश अमेरिका, रूस और चीन थे जो इस उपलब्धि को रखते थे, लेकिन अब भारत भी उनके साथ इस एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता अब भारत के पास है। ये एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था और 3 मिनट के भीतर इसको हासिल किया गया। मिशन शक्ति इसका नाम था। काफी दिक्कतों को झेलते हुए इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। अंतरिक्ष भी आज हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा है। हमारे पास कई सारे अलग अलग कृत्रिम उपग्रह हैं। ये देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और अब भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी भी ऐसी उपग्रह को मार गिरा सकता है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, या भारत के लिए कोई भी अनवांटेड उपग्रह अब भारत की मारक क्षमता में आ चुका है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। और जाहिर सी बात है कि ऐन चुनाव के वक्त इस उपलब्धि का बखान करना ये विपक्ष को नागवार गुजरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। पहले तो वो लिखते हैं कि बहुत अच्छे DRDO, हमें अपने काम पर गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई देना चाहता हूं, ये कहते हुए तंज भी कसा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी घंटे भर तक टेलीविजन चैनल पर रहे, देश का ध्यान जमीनी मुद्दों से हटाया। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप ही लगाया कि भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्षमता पर राष्ट्र को संबोधित कर जमीनी मुद्दों पर से ध्यान को हटाया गया। तो दिन भर इसके बाद रिएक्शंस आते रहे और इस पर डिबेट भी हुई, लेकिन आपको यह बता दें कि दरअसल जिसका जिक्र हो रहा है, जिस उपलब्धि का, वो है क्या? एंटी सैटेलाइट यानी कि एसेट मिसाइल दरअसल क्या होती है? एंटी सेट यानी एंटी सैटेलाइट वेपन एक तरह का हथियार है जो किसी भी देश के पास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जो किसी उपग्रह को निष्क्रिय नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आज तक किसी भी युद्ध में, दुनिया के किसी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कई सारे देश अपने अंतरिक्ष की और अंतरिक्ष के क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को रखते हैं और इस तरह की मिसाइल सिस्टम को डेवलप करते हैं। केवल 3 देशों के पास अब तक ये क्षमता थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया और चाइना, लेकिन अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। भारत के पास में भी अब एक क्षमता है कि वो अपने स्पेस वेपन का इस्तेमाल कर सके किसी भी अनवांटेड उपग्रह को नष्ट करने के लिए जो दुश्मन की तरफ से मिलिट्री जासूसी जैसे काम को कर रहा हो, उसे फौरन भारत नष्ट कर सकता है। अगर लो अर्थ ऑर्बिट LEO की बात करें तो ये धरती के सबसे नज़दीकी कक्षा वाला वो इलाका है जहां तमाम कृत्रिम उपग्रह आते हैं। ख़ास तौर से संचार के जरिए जासूसी का इस्तेमाल इस ऑर्बिट के लिए किया जाता है। इस ऑर्बिट में आकर ये उपग्रह इस तरह के काम कर सकते हैं।
और जाहिर सी बात है कि इस पर दिन भर रिएक्शंस रहे हैं। मिशन शक्ति को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सचिन यादव ने कहा कि जनता इस चुनावी जुमले को आने वाले समय में स्वीकार नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह ने तंज भरे लहजे में कहा कि जब मोदी जी ने ऐलान किया कि वे कुछ संदेश देने वाले हैं तो उन्हें लगा कि आतंकी हाफिज सईद को मारने का दावा करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सारा मिशन यूपीए राज में ही शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता शैलेशचंद्र त्रिवेदी का कहना है कि ये सारी योजनाएं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, जिसे दूसरी सरकारों ने केवल फॉलो किया। DRDO जो हमारी संस्था है, उस संस्था ने कई अवसरों पर अपनी जो है उपलब्धियां साबित करने का काम उन्होंने पूर्व में कई बार कर चुके हैं। तो मोदी जी का ये दावा कि जो है आज ही जो है सब कुछ हो गया है और आज ही से जो है भारत एकदम से विश्व शक्ति बन गया है, ये जो है एक गलत और भ्रामक जो है प्रचार प्रसार जो है देश के प्रधानमंत्री और चुनावी लाभ लेने का प्रयास जो है मोदी जी कर रहे हैं। और पूरा देश हमारे वैज्ञानिकों पर गौरव करता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ट्वीट किया था तो पूरे देश को ये अपेक्षा थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये अपेक्षा कर रहे थे और इसको बोल भी रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कोई बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी है वो जानकारी वो अपने ट्वीट के माध्यम से भी वैज्ञानिकों को बधाई देके कर सकते थे। हमारे वैज्ञानिक इससे और भी बड़े कमाल करके दिखा सकते हैं। और कम से कम मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज एक दिन तो कम से कम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू की बुराई नहीं कर पाएंगे और मानेंगे कि नेहरू जी सही थे। काम है कांग्रेस के जमाने के कार्यक्रम हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ कुछ भी नहीं बनता था, सुई जहाज अणुबम और परमाणु बम बन रहा है, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और इसकी शुरुआत कोई साल 2 साल में नहीं हुआ है, मोदी जी के कार्यकाल में कोई शुरुआत नहीं हुआ है। ये पुराने कांग्रेस के कार्यकाल के ज़माने की शुरुआत है। खोज होता है, शोध होता है, निर्माण चलता है और जब वो पूरा होता है उसका लाभ नरेंद्र मोदी लेने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो स्थापना हुई, बाद के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने लगातार उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आज जो बड़ी उपलब्धि एक लाइव सैटेलाइट को नष्ट करके देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को कांग्रेस पार्टी और देश की जनता इस उपलब्धि के लिए बधाई देती है। चलिए, तो अंतरिक्ष में इस उपलब्धि के ऊपर सियासत भी लगातार चल रही है और आगे भी जारी रह सकती, क्योंकि चुनावी साल है। लेकिन अब हम आते हैं प्रदेश की खबरों पर। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरगुजा जिले के दौरे पर गए। सीतापुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में डॉक्टर रमन ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, राज्य सरकार पर हमला बोला। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने भी प्रदेश सरकार के साथ साथ महागठबंधन को लेकर जमकर तंज कसा। रमन सिंह और रामविचार नेताम ने प्रियंका गांधी के चुनाव में असर डालने की बात को खारिज किया। रामविचार नेताम ने सरकार पर आरोप लगाया कि अपने 70 दिन के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने कई कर्ज ले लिए, ऐसे में कर्ज लेकर मौज करो, घी पियो की तर्ज पर सरकार काम कर रही है। लोकसभा के संयोजक उम्मीद करते हैं कि राजनांदगांव से लेकर कांकेर और सरगुजा तक एक वातावरण का निर्माण हो रहा है और हम सभी सीटों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कोई असर नहीं। प्रियंका पिछले 10 साल से चुनाव प्रचार कर रही है। हर चुनाव में प्रियंका पूरे उत्तर प्रदेश में घूमती रही है। उसका कोई प्रभाव होना होता तो पहले दिखता है। विकास एक तरह से पूरे प्रदेश में ठप हो गया है, कहीं विकास के काम नहीं। जो पंचायत तक आज काम जो है अधूरे पड़े हुए हैं। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, कर्जा पे कर्जा ले रहे हैं। मौज करो, मस्ती करो, कर्जा लेके घी पियो, वही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायगढ़ के दौरे पर भी रहे। इस दौरान उन्होंने धर्म जयगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। प्रत्याशी गोमती साय के पक्ष में जन समर्थन देने की अपील की। पार्टी का फोकस सभी 11 सीटों पर बताया। आरंग में बीजेपी ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी बेमेतरा के दौरे पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल को जिताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अपील की।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी ने चौथा सम्मेलन तखतपुर की मोहन वाटिका में किया। सम्मेलन में भाजपा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद लखनलाल साहू सम्मिलित हुए। लोकसभा प्रत्याशी अरुण साव को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। लोकसभा के चुनाव आए, उन्हीं स्थानों में हमने 1,80,000 1,50,000 वोट से विजय हासिल की। तो विधानसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है, लोकसभा के मुद्दे अलग हो जाते हैं और उस मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री का चयन करने का है। तो नरेंद्र मोदी जी बहुमत से जीते। दुर्ग में लोकसभा का चुनाव भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ही साख का सवाल बन चुका है। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के साथ साथ दुर्ग लोकसभा कांग्रेस की इकलौती प्रदेश की ऐसी सीट रही जहां कांग्रेस का कब्जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस के इस किले को भेदने के लिए भाजपा ने विजय बघेल को कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर के सामने मैदान में उतारा। दोनों दलों के प्रत्याशी कुर्मी समाज से आते हैं। साहू और यादव समाज की भूमिका इस चुनाव में बड़ी अहम है, क्योंकि दोनों ही समाज की बाहुल्यता दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा है। पिछले चुनाव में भाजपा की सरोज पांडे के सामने कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भारी पड़े थे। कांग्रेस ने जिले के जातिगत समीकरणों के आधार पर ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया। भाजपा के 30 सालों के गढ़ को भेदा। 16,848 वोटों से ये सीट कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्जे में ली थी। वहीं अगर जातिगत समीकरण देखें तो दुर्ग लोकसभा में साहू समाज 30 से 35% है, कुर्मी समाज 20 से 22% है, यादव समाज 12 से 15% है और सतनामी समाज भी 20 से 22% है। कोई जातिवाद की भावना रहती नहीं है। माननीय सरोज पांडे जी भी यहाँ सांसद, माननीय मोहन भैया भी यहाँ सांसद रहे हैं, माननीय पुरुषोत्तम कौशिक भी रहे हैं, माननीय ताराचंद साहू जी भी रहे हैं, माननीय चंदूलाल चंद्राकर भी रहे हैं। तो हर वर्ग के लोग यहाँ नेतृत्व किए हैं। यहाँ जातिवाद की भावना कहीं नहीं है। यहाँ हम लोग सब समान रूप से रहते हैं, हर वर्ग के लोग समान रूप से रहते हैं। पर बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप पर फर्जी तरीके से 10वीं की ओपन परीक्षा पास करने का आरोप लगाया। मुन्ना भाई कहकर उनको संबोधित किया। मामले ने तूल पकड़ा और नाराज बैदूराम कश्यप ने पूरा मामला साबित करने की चुनौती दे डाली। निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के बाद मानहानि के मुकदमे को लेकर बैदूराम कश्यप ने दीपक बैज को कोर्ट में घसीटने की बात भी कही। नोटिस भेजकर बैदूराम कश्यप ने दीपक बैज से माफी मांगने को कहा है। दोनों प्रत्याशियों के बीच राजनीतिक रंजिश पुरानी है। इसकी वजह से ही टिकट घोषणा के बाद से दोनों के बीच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिख रहा है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी केदार कश्यप की पत्नी के फर्जी तरीके से परीक्षा देने के मामले का जिक्र किया था। कहा था कि मुन्नी बाई से पहले निपट रहे थे, आज चुनाव में मुन्ना भाई से भी निपटेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बैदूराम कश्यप जी पर आरोप लगाया था कि वो मुन्ना भाई हैं और वो 10वीं का परीक्षा तोकापाल में उनकी जगह कोई दूसरे ने दिया और वो फर्जी ढंग से उसमें उपस्थित हुए। श्री दीपक बैज ने कंटिन्यूसली मीडिया में और प्रेस में बैदूराम कश्यप जी के अगेंस्ट में उन्हें कोई फर्जी परीक्षा देने वाला स्टेटमेंट दिया है और वो मुन्ना भाई हैं ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो उससे डेफिनेटली मेरे क्लाइंट की जो है वो मानहानि हुई है। उसके अगेंस्ट में आप माफ़ी मांगे 3 दिनों के अंदर, अन्यथा FIR का पॉइंट नहीं है, सीधा क्रिमिनल कंप्लेंट में हम डिफेमेशन की क्रिमिनल कंप्लेंट पे कोर्ट में मूव करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही हैं। सबसे बड़ा राज्य होने और सीटों की संख्या ज्यादा होने के चलते उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर टिकी है। सभी बड़े चेहरे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जहां अपने स्टार प्रचारकों में छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को शामिल किया, तो वहीं भाजपा ने छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी नहीं दी। इस मामले में रायपुर में भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कई नेताओं को राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है, उनका देश के कई दूसरे राज्यों में उपयोग किया जा रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा की स्थिति बन पड़ी, ऐसे में यहाँ के नेताओं को क्यों कोई बुलाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्टार जो कैंपेनिंग करने वाले जो हमारे नेता हैं, जो प्रचारकों की जो सूची है, उसमें छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे जी का नाम इसमें है, जो देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे जैसे वहां पर कार्यक्रम तय होंगे। यह तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किस नेता का उपयोग कहां करना है और कहां नहीं करना है, लेकिन जिन नेताओं ने छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी को दी है,
15 साल के शासन के बाद 15 सीटों पर समेट कर रख दिया भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं का कहां उपयोग किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है। एक और बस्तर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारी का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक गिरधारी नायक जगदलपुर पहुंचे और बताया कि चुनाव में इलाके की सुरक्षा प्राथमिकताओं में शुमार है। इसके लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम होंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान से पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो पाए। दूसरी ओर बिलासपुर में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से नामांकन प्रक्रिया दाखिल का काम शुरू हो चुका है। 23 अप्रैल को चुनाव होना है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ का अंदेशा देखते हुए नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी गई। साथ ही प्रत्याशी के अलावा सिर्फ 4 अन्य लोगों को ही भीतर जाने की अनुमति है। प्रशासन का दावा है कि निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न कराने की पुख्ता तैयारी की गई है। गाड़ियों की आवाजाही को सीमित करना, 100 मीटर के दायरे को फिक्स करना, कमरे में लोगों को ना आने देना, विभिन्न ना आने देने का आशय सीमित संख्या में आने देना, जो एक सुनिश्चित सी संख्या है उसका 5 के आने को सुनिश्चित करना, 3 गाड़ियों को सुनिश्चित करना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक डिप्टी एसपी को स्पेसिफिकली इसके लिए नियुक्त किया गया है। जगदलपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना दस्तावेजों के करीब 1 ट्रक प्रचार सामग्री को बरामद किया। ये प्रचार सामग्री भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें पार्टी प्रचार के लिए टी शर्ट, बैनर, पोस्टर और अन्य सामग्री मौजूद है। पुलिस की जांच टीम ने आसना के नजदीक ट्रक को रोका और सभी सामग्री के बिल मांगे, लेकिन ज्यादातर सामग्री के बिल ट्रक चालक दिखा नहीं पाया, लिहाजा गाड़ी को जब्त किया गया। जनता पार्टी से संबंधित पम्पलेट्स, बिल्ला, बैनर, मतदाता पर्ची, टी शर्ट वगैरह सामग्रियां जब्त की हैं। जो वाहन पे उपस्थित थे उनसे उस सामग्री के संबंध में बिल वगैरह और संबंधित दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ की गई। जो वैधानिक उनके पास में दस्तावेज नहीं मिलने पर एसएसटी टीम द्वारा जो है जब्त किया गया है। रायपुर के डीकेएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता लगातार मुश्किल में फंस रहे हैं। पुलिस ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया, तत्काल हाजिर होने का निर्देश जारी किया। ऐसे में गुप्ता पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर पुनीत गुप्ता को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें गोल बाजार थाने में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराने को कहा गया, लेकिन उनके वकील टाइम खत्म होने के पहले पहुंचे और एक आवेदन लगाया, जिसमें सेहत का हवाला देते हुए 20 दिन की मोहलत मांगी। लेकिन पुलिस ने इस आवेदन का अध्ययन करने के बाद उसे खारिज किया। तत्काल डॉक्टर पुनीत गुप्ता को पेश होने का निर्देश दिया है। पुलिस के मुताबिक उनके आवेदन में ना तो किसी तरह की डॉक्टर की कोई रिपोर्ट है, ना ही कोई गंभीर बीमारी की कोई बात सामने आई है। इसके आधार पर पुलिस के आला अधिकारियों ने अध्ययन किया है, तत्काल उनको पेश होने का निर्देश दिया है। डीकेएस अस्पताल में 50 करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले में डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ गोल बाजार थाने में एक एफआईआर हुई है, जिस पर बयान दर्ज कराने के लिए डॉक्टर गुप्ता को तलब किया जा रहा है। लेकिन बीमारी की बात कहकर उनका वकील उपस्थित हुए और उन्होंने वक्त मांगा था, जिसको पुलिस ने खारिज कर दिया। उनको नोटिस जारी की गई थी कि अपने पक्ष रखने के लिए आज पेश हुए गोल बाजार थाने में। वो ना आकर के अपने वकील को उन्होंने भेजा था और समय मांगा था। उनके आवेदन लिया गया, लेकिन उसको खारिज करते हुए अब उनको समय जो देना की बात थी उसको इनकार किया है, खारिज कर दिया गया है और उनके अरेस्टिंग अब किसी भी वक्त की जा सकती है। मॉडल युवती आंचल यादव की हत्या की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। इसे सुलझाने में राजधानी रायपुर के अलावा धमतरी और बालोद जिले की पुलिस भी लगी है। कल सुबह बालोद जिले के गुरूर इलाके के गांव खैरडी और धानापुरी के बीच में गंगरेल नहर में 32 साल की आंचल यादव की लाश मिली। हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, हाथ पर टैटू बना था, जिससे उसकी पहचान की गई। धमतरी के विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली आंचल पिछले कुछ सालों से रायपुर में रह रही थी। मॉडलिंग का काम किया करती थी। साल 2012-13 में तब वो चर्चा में आई जब रायपुर पुलिस ने उसे ब्लैकमेलिंग के रुपए ऐंठने के मामले में धमतरी से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई कि 25 मार्च को धमतरी के कोर्ट में उसकी पेशी थी, जिसके लिए वो रायपुर से अपनी कार में आई।
दोपहर करीब 3 बजे वो घर लौटी और फिर रात करीब 9 बजे उसके पास किसी का फ़ोन आया। वो घर से निकली, किसी युवक के साथ बाइक पर चली गई। दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिली। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी कि आंचल को फ़ोन किसने किया और वो किसके साथ बाइक पर बैठ कर गई। साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उसके फेसबुक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। शव था, उसकी शिनाख्तगी हुई। वह आंचल यादव, पिता आर.के. यादव, उम्र 32 वर्ष और मूलतः वह धमतरी की रहने वाली और अभी वर्तमान में वह रायपुर में रह रही थी तथा जो पोस्टमार्टम कराया गया उससे स्पष्ट है कि उसकी हत्या हुई है और किसी प्रकरण के सिलसिले में जो है वह धमतरी आई थी, उसकी पेशी थी और विवेचना में सारे बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है। बस्तर के कोंडागांव जिले में नक्सलियों ने अपनी एक महिला नक्सली ने सरेंडर के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथी नक्सलियों ने कई बार उसकी आबरू को तार-तार किया। कोंडागांव के मर्दापाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पूर्व महिला नक्सली ने बताया कि वो नक्सल संगठन में रहकर आतंक फैलाने का काम करती थी, लेकिन नक्सल संगठन के भीतर वो खुद दूसरों से खौफजदा रहती थी। उसकी मर्जी के बिना 3 साल तक उसके कई साथियों ने ज़बरदस्ती की। इस घटना से वो इतनी आहत थी कि सरेंडर करने के तुरंत बाद उसने इसकी रिपोर्ट लिखाई। अपने साथी नक्सली रहे राकेश कुमेटी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच जारी है। मामला यह है कि एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया है और सरेंडर के बाद उन्होंने बताया कि नक्सली ग्रुप के ही उनके साथ एक आरोपी हैं राकेश कुमेटी, जिन्होंने उनके साथ लगातार शोषण किया, शारीरिक शोषण, जिसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जांच चल रही है। कोयले के कारोबार पर वर्चस्व को लेकर कोरबा जिले के कुसमुंडा में गैंगवार हुई, जिसके वीडियो 2 दिन बाद सामने आया है। इस वीडियो में खदान को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट के लाइव विजुअल्स हैं। तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा कि कैसे सीआईएसएफ के जवानों के सामने बदमाश कांग्रेसी नेता को पीट रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान इधर उधर भाग रहे हैं। सीआईएसएफ चाहती तो खदान में हो रही मारपीट में बीच बचाव का प्रयास कर सकती थी। इस घटना के बाद अभिषेक आनंद शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने पांडे रोड लाइन के सोनू पांडे और आर्य पांडे के अलावा 15 से 20 हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमला, गाली गलौज, तोड़फोड़ और बलवे का केस दर्ज किया। पुलिस ने राम आश्रय पांडे, विद्याकांत दुबे, भावेश पांडे, अजय चौबे, सौरभ सिंह और बबलू सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं पांडे रोड लाइन्स की ओर से संजय पांडे की रिपोर्ट पर पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह और उनके अन्य समर्थकों के खिलाफ बलवा, गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। जांजगीर पुलिस से भी जांजगीर और बिलासपुर से अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात रहने के लिए मंगवाया है। कुसमुंडा क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई, जिस पर से काउंटर एफआईआर किया गया है। अभी एक पक्ष की तरफ से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी आगे की कार्रवाई जारी है। अभी एक पक्ष से हुई है गिरफ्तारी, दूसरे पक्ष की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ।